तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमने कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो सीरीज स्टार्ट की है और हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर वन की, जिसका पार्ट वन ऑलरेडी हो चुका है और ये वीडियो चैप्टर वन का पार्ट टू है। तो पार्ट टू शुरू करने से पहले हम लोग पार्ट वन का कुछ रिकैप कर लेते हैं, जिसमें हमने पार्ट वन में देखा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी थी। अ कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिजाइन टू टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड डिलीवर आउटपुट एज पर प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करता है और कुछ आउटपुट जनरेट करता है। वो इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस की मदद से और प्रोसेस करता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से, और आउटपुट करता है आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर की मदद से। यानी कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जिसका यूज करके कंप्यूटर एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस करता है। उसके बाद हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने देखा था स्पीड, जो कि सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की। हाई स्पीड होते हैं कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन को बहुत ही तेजी से एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा था एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट होते हैं, यानी कि प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। तीसरा था ऑटोमेशन, यानी कि कंप्यूटर को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं रिपीटेटिव टास्क के लिए। चौथा था स्टोरेज, यानी कि हम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक था वर्सेटिलिटी, यानी कि कंप्यूटर को हम लोग बहुत सारे काम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मूवी देखने के लिए, एडिट डॉक्यूमेंट्स, रनिंग वेब सर्वर्स, और भी बहुत सारे टास्क के लिए हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर का। इसके बाद था डिलीजेंस, कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क विदाउट लॉसिंग इफिशियंसी और गेटिंग टायर्ड। तो डिलीजेंस का मतलब था कि रिपीटेटिव टास्क बहुत ही इजीली कर लेता है कंप्यूटर। उसके बाद था कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि कंप्यूटर कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, यानी कि बहुत लोगों का काम अकेले कर सकता है। मैन पावर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, यानी कि जिस काम को करने के लिए बहुत सारे मैन पावर की रिक्वायर होती है, वो कंप्यूटर अकेले ही कर सकता है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। इसके बाद हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का एक फिगर समझा था। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बस ये हमें दिखाता है कि कंप्यूटर का इनपुट जो होगा वो कैसे फ्लो करेगा और सीपीयू में कैसे एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट कैसे जनरेट होगा। तो ब्लॉक डायग्राम हमें यही समझाता है। इसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने देखा था मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने समझा था। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें हमने देखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो टाइप्स की मेनली होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेजेस आती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। जहाँ मशीन लैंग्वेज को हम लोग दो और नामों से जानते हैं, बाइनरी लैंग्वेज और बाइनरी कोड। बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड और मशीन लैंग्वेज तीनों एक ही चीज को डिनोट करती हैं, जीरो और वन को। जैसा कि आप जानते होंगे, कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हम लोग कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, जिससे थोड़ी सी कोडिंग आसान हो जाती है। जैसे किसी ऐड ऑपरेशन का हमें प्रोग्राम बनाना रहेगा तो ऐड सिंबल का यूज करेंगे, ना कि इस जीरो वन वाले कोड को। तो थोड़ा आसानी इसमें हो जाती है असेंबली लैंग्वेज में। और असेंबली लैंग्वेज को हमें बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो उस ट्रांसलेटर का नाम होता है असेंबलर, जो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसे याद करने वाली चीज है असेंबलर। Assembler is a translator which is used to convert assembly language into machine language और binary language। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी आती हैं एग्जांपल के तौर पर सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये सारी चीजें हाई लेवल, ये सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं, जो कि क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल है पाइथन में। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम लोग बहुत इंग्लिश इजी टू राइट, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं। बहुत ही इंग्लिश के करीब है लैंग्वेज, यानी कि ह्यूमन को भी समझ आ जाएगी बहुत इजीली। इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज में भी दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, कंपाइल टाइप लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड टाइप लैंग्वेज। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी कंपाइल टाइप लैंग्वेज है, यानी कि इन्हें कंपाइलर की जरूरत होती है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर यानी कि सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में।
इसके बाद हमने देखा था डेटा ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें हमने बिट्स, बाइट्स, फाइल्स और डायरेक्टरी समझा था। यानी कि फाइल्स को हम लोग एक तरह की फाइल्स को जैसे हम लोग फोल्डर या डायरेक्टरी में ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे ऑल टाइप ऑल इमेजेस को हम लोग एक इमेज नाम के फोल्डर बना के उसमें स्टोर कर देते हैं। ऑल वीडियोस को हम लोग एक वीडियोस नाम के फोल्डर बना के उसमें स्टोर कर देते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी जानने से पहले हम समझते हैं मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी एक ऐसी जगह है जहां कंप्यूटर के डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, टेम्पोरली या परमानेंटली। तो जैसा कि हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में ही समझा था, कंप्यूटर क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। तो जो यूजर से इनपुट लेगा तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए ना चाहिए, तो वही जगह कहलाती है मेमोरी। तो मेमोरी का यही इंपॉर्टेंस है, डेटा को स्टोर करती है, चाहे टेम्पोरली या परमानेंटली। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ। तो डेटा को परमानेंटली या टेम्पोरली स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है, ताकि उन्हें जरूरत पड़ने पर हम जल्दी से एक्सेस कर सकें और उनका यूज कर सकें। तो मेमोरी का यूज कंप्यूटर के फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना मेमोरी के कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो मेमोरी को कुछ क्राइटेरिया पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे सबसे पहला डिफरेंस होता है स्पीड में। जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं, इनकी स्पीड हाई होती है। स्पीड हाई होने का मतलब क्या है, एक्सेसिंग स्पीड हाई होती है। यानी कि इस मेमोरी से डेटा एक्सेस बहुत फास्टर होता है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि जो स्पीड होती है प्राइमरी मेमोरी की हाई होती है और सेकेंडरी मेमोरी की थोड़ी स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर में। दूसरा डिफरेंस होता है स्टोरेज टाइप। प्राइमरी मेमोरी में जो स्टोरेज होता है वो वोलेटाइल होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल समझने वाली बात होती है। तो वोलेटाइल स्टोरेज का मतलब होता है कि इस मेमोरी में डेटा तभी तक स्टोर रहेगा जब तक इस मेमोरी में यानी कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई होती रहेगी। यानी कि जब तक कंप्यूटर चलता रहेगा प्राइमरी मेमोरी में डेटा तभी तक रहेगा। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं क्या होता है। तो जैसा कि सेकेंडरी मेमोरी में आपने पेन ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव आपने कभी ना कभी यूज जरूर की होगी या कर रहे होंगे। तो आप पेन ड्राइव में कोई भी डेटा जब स्टोर कर देते हैं और उसे लैपटॉप या कंप्यूटर से बाहर निकाल लेते हैं, फिर से लगाते हैं, तब भी उसमें डेटा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। यानी कि जब तक पावर से इसे कोई मतलब नहीं होता है, पावर सप्लाई हो या ना हो उसमें डेटा बना रहेगा। लेकिन जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि प्राइमरी मेमोरी है, उसमें डेटा या कोई भी उसमें जो डेटा है वो तब तक ही बना रहेगा जब तक पावर सप्लाई होती रहेगी। तो ये हो गया स्टोर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब। अ, जैसे कि इसमें रैम होती है जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के कुछ टाइप्स हैं, रैम, रोम, पी रोम, ईपी रोम, जो कि इसी फर्दर डिवाइडेशन। और दो टाइप्स और होते हैं, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। ये दोनों भी प्राइमरी मेमोरी के ही टाइप हैं। तो मेमोरी की एक हायरार्की होती है, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं फिर हायरार्की देखेंगे। तो हमने पहला डिफरेंस देखा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में स्पीड का, जिसमें प्राइमरी मेमोरी की स्पीड हाई होती है और सेकेंडरी मेमोरी की थोड़ी स्लो होती है। दूसरा डिफरेंस देखा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट, जो कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। तीसरा डिफरेंस है पर्पस का। डेटा को टेम्परली स्टोर करती हैं जब तक सीपीयू उस डेटा पर काम कर रहा होता है। यानी प्राइमरी मेमोरी डेटा को तब तक स्टोर करके रखती हैं जब तक सीपीयू उस डेटा पर काम कर रहा होता है। तो ये हो गया एक और डिफरेंस। और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, फाइल्स जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ये सारी स्टोर करते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में। ये हो गया तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस है कैपेसिटी का। प्राइमरी मेमोरी का कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में कम होती है। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि आप जनरली देखते होंगे लैपटॉप में 500 जीबी
1000 GB यानी कि 1 TB, ये ऐसे होते हैं इनकी स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी की। लेकिन प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम जो है उसकी स्टोरेज आप जनरली देखते होंगे 4 GB, 8 GB, 12 GB। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कैपेसिटी जो प्राइमरी मेमोरी की होती है वो कम होती है सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में। तो ये तो हो गया डिफरेंसेस प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का। अ, चलिए प्राइमरी मेमोरी के कुछ टाइप्स को डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का सबसे पहला टाइप तो रैम यहाँ पे गिवन ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है यूज फॉर टेम्पोररी डेटा स्टोरेज। यानी कि जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में रन हो रहा होगा वही प्रोग्राम उसी का स्टोरेज जो होगा वो रैम में आएगा। यानी कि पहले तो सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर होगा। जब उसे आप ओपन करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो डेटा उठ के आपका रैम में चला आता है। ये क्यों होता है ये भी समझने वाली बात होती है। जैसा कि हमने इन दोनों मेमोरी के डिफरेंसेस में देखा था, सबसे पहला डिफरेंस स्पीड का, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत हाई होती है और सेकेंडरी मेमोरी की बहुत स्लो होती है। और इन सारे डेटा को चलाने का काम सीपीयू करता है जो कि बहुत फास्ट काम करता है। जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में कि कहाँ देखा था, हाँ स्पीड। इसकी देखिए प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि सीपीयू जो है बहुत तेज एग्जीक्यूशन करता है, बहुत फास्ट काम करता है। वहीं जब मेमोरी की बात आती है, जब कोई डेटा रन कराना होता है, प्रोग्राम रन कराना होता है, तो यदि वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है तो उसे रन कराने के लिए सीपीयू द्वारा, तो सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड तो स्लो है, तो लेकिन सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट है, तो इससे स्पीड मिसमैच हो जाती है और प्रोग्राम सही से रन नहीं करता है। इसीलिए रैम का यूज होता है जो कि एक बहुत फास्ट मेमोरी है। तो वो डेटा पहले रैम में स्टोर उठ के आता है और रैम में स्टोर होता है जो आप प्रोग्राम ओपन करते हैं, फिर सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करता है। यानी कि सीपीयू सिर्फ रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो डेटा होता है उसे ही एग्जीक्यूट करता है, ना कि सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी से वो डेटा उठ के आएगा आपके रैम में, फिर एग्जीक्यूट होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट रैम का, जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। उसमें डेटा तब तक बना रहता है जब तक पावर सप्लाई होती रहती है। यहाँ पे लिखा भी है टेम्पोररी डेटा स्टोरेज, इसमें डेटा परमानेंट नहीं होता है। यानी कि इसमें कोई डेटा है और आप पावर ऑफ कर देते हैं, फिर ऑन करेंगे तो उसमें नहीं रहेगा, वो सब डिलीट हो जाएगा। पावर ऑफ करते ही डिलीट हो जाता है, उसमें से सब डेटा इरेज होता था। दो और टाइप होते हैं मेमोरी के, उनका नाम है एक तो है कैश मेमोरी और एक है रजिस्टर। तो जैसा कि हमने समझा सेकेंडरी मेमोरी से फास्टेस्ट होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें पहला एक रैम देखा था, और रैम से भी फास्ट होती है कैश मेमोरी। इसमें फ्रिक्वेंटली यूज डेटा कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं ताकि आपको फास्टर परफॉर्मेंस मिल सके कंप्यूटर की। और इससे भी फास्ट होती है रजिस्टर मेमोरी, जो कि सीपीयू में एम्बेड होती है। यानी कि सीपीयू के अंदर ही ये मेमोरी होती है, बहुत छोटे छोटे स्टोरेज की मेमोरी होती हैं जो कि इंस्ट्रक्शन के डेटा को स्टोर करती हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन करना है किस सीक्वेंस में। वो सारे डेटा स्टोर करता है रजिस्टर मेमोरी। तो इसका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है ऐसे कुछ, जिसमें सबसे टॉप पर होती है रजिस्टर मेमोरी, यानी कि ये सबसे ऊपर स्पीड दिखाता है, ये शो करता है। इसके बाद आती है आपकी कैश मेमोरी, इसके बाद आती है आपका रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी रैम। अब इसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि ये ग्राफ ये हायरार्की दिखाती है, नीचे की तरफ आपका क्या बढ़ रहा है, स्टोरेज बढ़ रही है। स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक सेकेंडरी मेमोरी को होती है, और स्पीड सबसे, ये ऊपर की तरफ सबसे हाई स्पीड वाले मेमोरीज हैं और सबसे नीचे सबसे लोएस्ट स्पीड वाले। और कैपेसिटी की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटी होती है रजिस्टर की, उसके बाद कैश, फिर रैम, फिर सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है। वैसे ही इनका कॉस्ट भी ये बताता है, ये ग्राफ ये हायरार्की बताता है कि जो सबसे ऊपर है उनका कॉस्ट सबसे हाई होता है। यानी कि ऊपर की तरफ स्पीड और कॉस्ट दोनों बढ़ता है, और नीचे की तरफ उनकी कैपेसिटी बढ़ती है।
यानी कि जितना नीचे आएंगे उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। सेकेंडरी मेमोरी की सबसे अधिक कैपेसिटी होगी, उसके उससे कम होगी रैम के, उससे कम होगी कैश की, उससे कम रजिस्टर की। वैसे ही ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ेगी उस मेमोरी की। तो ये है मेमोरी हायरार्की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेमोरी हायरार्की। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा रजिस्टर मेमोरी जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है इन द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद आती है कैश मेमोरी, उसके बाद होती है रैम, यानी कि रैम की स्पीड तीसरे नंबर पे आती है फास्टेस्ट में। तो प्राइमरी मेमोरी का एक और टॉपिक टाइप है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये इकलौती प्राइमरी मेमोरी है जो कि नॉन वोलेटाइल है, यानी कि पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें डेटा बना रहता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। प्राइमरी मेमोरी जनरली वोलेटाइल होती है, यानी कि उनका डेटा तब तक बना रहता है जब तक उसमें पावर सप्लाई होती रहे। लेकिन रोम एक ऐसी प्राइमरी मेमोरी है जो कि नॉन वोलेटाइल है, यानी कि इसमें डेटा तब फिर भी बना रहेगा जब आप कंप्यूटर को पावर ऑफ कर देंगे। तो रीड ओनली मेमोरी इज इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरिंग इसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शन। तो रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो पहले बूटिंग होती है। तो बूटिंग का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। क्योंकि आप जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट स्टोरेज है, तो जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। जब आप कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता है रैम में। जैसा कि आप जानते हैं कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। जब कंप्यूटर आप बंद कर देते हैं कोई भी सिस्टम तो रैम पूरा खाली हो जाता है, इसमें का सारा डेटा इरेज होता है, इरेज हो जाता है। तो फिर से जब स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग होती है। बूटिंग का यही मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होकर रैम में आता है। तो वो बूटिंग होने से पहले कुछ उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं और वो सारे सिस्टम इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। तो वो सारे स्टोर होते हैं रोम में कि कैसे वो डेटा क्या कहते हैं लोड होगा रैम में। वो सारी चीजें स्टोर होती हैं इंस्ट्रक्शन रीड ओनली मेमोरी में। रीड ओनली मेमोरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि इसमें राइट नहीं कर सकते हैं आप, इसमें आप कुछ भेज नहीं सकते, केवल रीड कर सकते हैं। तो जैसा कि जब भी आप कंप्यूटर चलाते हैं वो सबसे पहले कंपनी का नाम लिख के आता है। तो वो सारी चीजें रोम मेमोरी में ही स्टोर होती हैं। इनकी भी साइज कुछ ज्यादा नहीं होती, छोटी ही होती है। कैपेसिटी इनकी छोटी ही होती है। और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है स्टोरिंग इसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर को बूट करने की इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो सारी इसमें स्टोर होती हैं रीड ओनली मेमोरी में। तो रीड ओनली मेमोरी को भी फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पी रोम और ईपी रोम। तो पी रोम ईपी रोम क्या होते हैं, तो पी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो पहले रोम आता था नॉर्मल रोम रीड ओनली मेमोरी, ये जो एक बार इसमें राइट कर दिया गया। पहले रीड और राइट का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। रीड और राइट ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं मेमोरी के कॉन्सेप्ट में। तो किसी भी मेमोरी में डेटा जब हम स्टोर करते हैं इसमें से तो इसे राइट ऑपरेशन बोलते हैं। और वही डेटा जब फिर से एक्सेस करते हैं तो उसे रीड ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये है रीड और राइट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा रीड ओनली यानी कि सिर्फ इससे हम रीड कर सकते हैं, इससे डेटा एक्सेस कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते। तो जो पहले के रोम होते थे उसमें सिर्फ क्या करते थे, एक बार जो कुछ डेटा इसमें राइट कर दिए, जो पहले सबसे बनेगी रोम जब बनेगी खाली खाली एकदम स्टोरेज फ्री जब होगी, और इसमें एक बार जब राइट कर दिए तो इसमें डेटा हमेशा के लिए राइट हो गया। अब इसमें से कुछ हम लोग फिर से राइट नहीं कर सकते, फिर ये रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी, इसमें कुछ राइट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद कुछ एडवांसमेंट होने के बाद प्रोग्रामेबल मेमोरीज आई, यानी कि इन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम इंस्ट्रक्शन है इसे प्रोग्राम करके इसमें बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद आई ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या था,
जो इसमें डेटा हमने राइट किया था उसे हम इरेज भी कर सकते हैं। अब इरेज करने की भी फंक्शनैलिटी आ गई थी इस वाले रोम में, ईपी रोम में। तो इरेज करना बहुत सिंपल नहीं था उसमें। तो इरेज करने के लिए हम लोग यूज करते थे अल्ट्रा वायलेट रे का, अल्ट्रा वायलेट रे या लाइट कर सकते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट से हम इसमें जो डेटा था उसे इरेज करते थे। इस मेमोरी में फिजिकली अल्ट्रा वायलेट रेज को लगाया जाता था, जिससे उसमें का डेटा सारा इरेज होता था। तो वो था ईपी रोम की फंक्शनलिटी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि उसमें का डेटा इरेज कर देना, फिर प्रोग्राम करना रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद एक और चीज आई जो जिसका नाम था ईईपी रोम, ईईपी रोम। तो इसमें क्या था, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड एंड मेमोरी। यानी कि इसके पहले वाले टाइम में जो था कि हमें इसे इसमें का डेटा इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रे को इस पे लगाना पड़ता था, तब इसमें का डेटा इरेज होता था। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ और इसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल वाली फंक्शनैलिटी आई, जिसमें हम लोग डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेजेबल फिर प्रोग्रामेबल रीड एंड मेमोरी बनाए। तो ये थी रोम के टाइप्स। चलिए सेकेंडरी मेमोरी के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव यूज फॉर लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज। तो 5-6 साल पहले ये बहुत कॉमन था किसी भी लैपटॉप या सिस्टम में। आप देखते थे तो हार्ड डिस्क ड्राइव ही दिखती थी एज अ सेकेंडरी स्टोरेज। लेकिन आज के समय में ये बहुत ही इसका कम यूज होता है। अब आ जा रही है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव की जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव की जो स्पीड थी, एक्सेसिंग या रीड राइट स्पीड कह सकते हैं, वो बहुत स्लो थी। स्लो क्या थी, जो थी वो तो नॉर्मली थी। जब एसएसडी आई तो इसकी स्पीड जो थी वो 10 गुना ज्यादा थी, किससे, एचएचडी से, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव से, एचडीडी कहते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव से जो एसएसडी की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, 10 गुना ज्यादा तेज है। तो इसलिए अब इसका यूज कम हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव का, और यूज ज्यादा यूज होता है एसएसडी ड्राइव का। जब आप अपने कंप्यूटर के या लैपटॉप के जब आप अपने लैपटॉप के नीचे टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टास्क मैनेजर दिखेगा। तो टास्क मैनेजर जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, यानी कि ये तीन मेन रिसोर्सेस हैं किसी भी कंप्यूटर के। इनका दिखा रहा है करंट में कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसका 22%, 23 हो रहा है, मेमोरी 62% और डिस्क 1%। तो यहाँ परफॉर्मेंस वाले टैब पे खोलेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में टोटल 12 GB की रैम लगी हुई है। यहाँ पे इसको मेमोरी बोला जा रहा है, ये रैम ही है। तो जिसमें आप देख सकते हैं 7.5 GB करेंटली यूज में है। तो यहाँ पे प्रोसेस वाले टाइम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कौन कितना यूज कर रहा है। गूगल क्रोम मेरा ओपन है तो वो यूज कर रहा है 960 MB। माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा है 820 MB। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है जो कि यूज कर रहा है 265 MB। यानी कि जो जो प्रोग्राम आपका ओपन होगा वही चीजें रैम में आके रन करेंगी। यानी कि रैम में वही सारी चीजें रहती हैं जो कि करंटली रन कर रही होती हैं। अ, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं या स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोग्राम चालू नहीं करते हैं, तब आप टास्क मैनेजर ओपन करके देखेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चलती हुई दिखेंगी। और आपको आपका रैम 2 से 3 GB तक यूज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो सारी सिस्टम फाइल्स हैं, यानी कि कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज होने वाली फाइलें हैं, जो कि में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर को चलाने में मदद करती हैं। तो वो सारी बाय डिफॉल्ट प्रोसेसिंग में रहेंगी हमेशा। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी प्रोसेस रन करती रहेंगी। देख सकते हैं आप सर्विस होस्ट, ऐसी सर्विस होस्ट, टच कीबोर्ड, ये सारी सिस्टम फाइल्स हैं और ये नेसेसरी फाइल्स हैं, ये हमेशा रन करती रहती हैं जब तक आपका कंप्यूटर चलता रहेगा। तो ये था और यहाँ पे डिस्क देख सकते हैं एसएसडी लगा हुआ है मेरे में, यानी कि ये हार्ड डिस्क से वेरी फास्ट परफॉर्मेंस देता है, 10 गुना ज़्यादा स्पीड इसकी तेज होती है।
दूसरा है कम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी। बहुत पहले समय में हार्ड डिस्क और एसएसडी से पहले कम्पैक्ट डिस्क यूज होते थे एज ए सेकेंडरी मेमोरी। कुछ ऐसे दिखते थे सीडी। इनकी इन्हें ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम बोलते हैं, यानी कि इसमें लाइट की मदद से इसका डेटा रीड और राइट किया जाता था। अब इनका यूज एकदम खत्म हो गया है, बहुत पुराने लैपटॉप में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी स्पीड इन दोनों हार्ड डिस्क से भी स्लो होती थी और स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम होती थी हार्ड डिस्क ड्राइव से। तो ये था कम्पैक्ट डिस्क, जो कि ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव बहुत ही लोगों ने यूज किया होगा या कर रहे होंगे। ये एक पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। पोर्टेबल यानी कि आप इसको इजीली इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव, जिसके बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे। इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा मेमोरी का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जिन डिवाइसेस का यूज करके हम लोग डेटा इनपुट कराते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है कीबोर्ड फॉर टेक्स्ट इनपुट एंड कमांड्स। तो दूसरा है माउस फॉर नेविगेटिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तीसरा है स्कैनर कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड माउस स्कैनर। स्कैनर एक डिवाइस प्रिंटर की तरह दिखने वाला डिवाइस होता है। उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आप जब स्कैन करते हैं तो उसका एक डिजिटल फॉर्मेट आपके कंप्यूटर में आ जाता है, वो स्कैनर कहलाता है। आउटपुट डिवाइसेस में आप देख सकते हैं मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर ये सारी चीजें आते हैं। मॉनिटर यानी कि डिस्प्ले प्लाज्मा डिस्प्ले और एलसीडी ये सारी चीजें आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं, जिसमें आप डिस्प्ले विजुअल आउटपुट जिसमें आप आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं या देखते हैं। दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट को आप हार्ड कॉपी में प्रोड्यूस करते हैं प्रिंटर की मदद से। इसके बाद आप प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर की तरह ही होते हैं, लेकिन प्रिंटर एक छोटा डिवाइस होता है, लेकिन प्लॉटर बहुत बड़े डिवाइसेस होते हैं। यानी कि बड़ी डॉक्यूमेंट्स को बड़ी साइज की डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। प्रिंट लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग्स। जैसे कि आपने बैनर्स देखे होंगे जो रोड पे लगे होते हैं, वो सारे प्लॉटर की मदद से प्रिंट होते हैं। वो एक प्रिंटर की मदद से नहीं प्रिंट हो सकते। प्रिंटर की मदद से बस A4 साइज के पेपर या डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते हैं, लेकिन बड़े साइज के डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। तो ये होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स में और प्रोग्रामिंग की दुनिया में। तो यहाँ पे कुछ नंबर सिस्टम गिवन है, जैसे बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, यानी कि ह्यूमन जो होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। डेसिमल डेसिमल जिसका बेस 10 होता है। तो बेस 10 होने का मतलब क्या है? इसमें 10 अलग अलग तरह के नंबर होते हैं, जैसे 0, 1, 2, ये सब ले लेके यहाँ से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। यानी कि यहाँ 10 अलग अलग तरह के नंबर का यूज करके हम लोग कोई भी नंबर बनाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो 10 बेस होने का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे पास 10 उंगलियां होती हैं, इसीलिए 10 आइडिया आया एसेंट ह्यूमंस में। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 होते हैं, इसका बेस 2 होता है। तो बाइनरी बेस 2 होने का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज करके ही कोई भी नंबर या कोड बनेगा। इसके बाद जैसे हम लोग के पास जो डेसिमल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 9। 9 के बाद फिर तो 9 के बाद जो 10 है वो इन्हीं 10 नंबरों से मिल के बना है, यानी कि 0 और 1। 1 0 हो जाएगा 10, फिर 1 1 11, 1 2 12। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में सिर्फ 10 अलग अलग तरह के नंबर होते हैं,
या उसीलिए बेस 10 बोला जाता है इसमें। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। इन्हीं सारा यूज करके इसका आगे का बनता है। जैसे बाइनरी डेसिमल में 1 2 3 4 ऐसे होता है, 0 से शुरू होता है। ये डेसिमल का हम लिख रहे हैं। और ये, रुकिए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक तो टेबल बना देते हैं। यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल जैसा कि आप जानते होंगे 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके 9 तक है। और 9 के बाद फिर से ये 1 0, यानी कि इन्हीं सब का यूज करके फिर से नेक्स्ट नंबर बनता है। लेकिन बाइनरी का पेज 2 होता है, यानी कि सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। तो 0 फिर 1, इसके बाद क्या आएगा, इन्हीं नंबर का यूज करके नेक्स्ट नंबर आएगा, यानी कि 1 0। फिर इसके बाद 1 1, समझ रहे हैं। इसके बाद अब आ जाएगा 1 0 0। इसके बाद आएगा 1 0 1। इसके बाद आएगा 1 1 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डेसिमल का 0 बाइनरी के 0 के इक्वल है। डेसिमल का 1 बाइनरी के 1 के इक्वल है। डेसिमल का 2 बाइनरी के 1 0 के इक्वल है। यानी कि जो 2 डेसिमल में है उसे बाइनरी में हम 1 0 लिखते हैं। यानी कि जब कंप्यूटर में आप 2 प्रेस करते हैं तो वो 1 0 ही, वो 1 0 कन्वर्ट करके उसके साथ ऑपरेशन करता है। वैसे ही जो 3 है उससे 1 1 बाइनरी में बोलते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में यही चीज है, यूज ओनली 2 डिजिट्स, 0 और 1। एग्जाम्पल के तौर पर 1011 बाइनरी में 11 के डेसिमल के 11 के इक्वल है। तो ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है जिसमें बेस 8 होता है। बेस 8 होगा तो क्या हो जाएगा, वही सिंपल चीजें होंगी उसमें। 8 अलग अलग तरह के नंबर का यूज करके हमें नंबर बनाना है। तो ये डेसिमल है हमारा वाला, 0 1 2 3 4 6 9 तक। और लेकिन जो ऑक्टल है इसमें 8 अलग अलग तरह के नंबर होते हैं। यानी कि देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अलग अलग तरह के नंबर हो गए। इसके बाद फिर से हमारा शुरू हो जाएगा 1 0। यानी कि जो 8 हमारा डेसिमल का 8 होगा वो इक्वल होगा ऑक्टल के 10 के। ये कन्वर्जन आपका क्वेश्चन में आता है। जैसे यहाँ पे यदि 8 होता है डेसिमल में, वो इक्वल होता है 1 0 के, ऑक्टल के 1 0 के। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे गिवन ही है। डेसिमल का 1 0, ऑक्टल का 1 0 इक्वल है डेसिमल के 8 के बराबर। ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें बेस 8 होता है, यानी कि 8 नंबर होते हैं अलग अलग। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल यानी कि इसमें बेस 16 होते हैं बेस। चलिए उसका भी बना लेते हैं हम। तो जैसा कि आप जानते होंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पे हम डी लिख देते हैं। और यहाँ पे हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, डेसिमल का 10 होता है। तो 0 से 9 तक तो रहेगा ही रहेगा। और 9 के बाद हमारा हो जाता है शुरू 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक, यानी कि 16 नंबर हो गए, 0 से शुरू हुआ है ना। तो वही हेक्साडेसिमल में भी सेम होता है। 0 से शुरू होगा, 9 तक जाएगा। लेकिन 9 के बाद हमारा 10 नहीं आएगा, हमारा ए शुरू हो जाएगा। ए, बी, फिर सी, डी, ई, एफ। यानी कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है और बाइनरी डेसिमल नंबर है, डेसिमल का जो 10 होगा वो हेक्साडेसिमल के ए के इक्वल होगा। वैसे ही 11 जो होगा वो बी के इक्वल होगा। 12 जो होगा सी के इक्वल होगा। 13 जो होगा डी के इक्वल होगा। 14 जो होगा ई के इक्वल होगा। और 15 एफ के इक्वल होगा। यानी कि हेक्साडेसिमल में टोटल 16 अलग अलग तरह के
बेस हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यूज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड लेटर्स A to F। तो ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, हेक्साडेसिमल वन, 1A3 इक्वल टू 419, यानी कि 419 जो डेसिमल का नंबर सिस्टम है वो इक्वल है 1A3 के हेक्साडेसिमल के। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो क्वेश्चन कन्वर्जन के बीच आते हैं इनके। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना रहता है, बाइनरी टू ऑक्टल आ सकता है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। तो कन्वर्ट करने का यही तरीका है जो सिंपल है। तो बता देते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। अ, तो चलिए इस 11 को ही कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको आंसर भी दिख जाए। तो 11 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आएगा, तो कैसे करेंगे? तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे पहले। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। 5 बार में तो कंप्लीटली नहीं जा रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 1। तो आप रिमाइंडर इधर लिखना है, इधर रिमाइंडर लिखते चलना है। यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ आपको रिमाइंडर लिखते चलना है। तो 5 बार में गया तो 1 रिमाइंडर बचा, फिर इसको 2 से 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर फिर से 1 बचेगा। फिर 2 से ये 1 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। तो ये सारे रिमाइंडर बचे हैं और लास्ट में ये रिमाइंडर बचा है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा लिखेंगे, यानी कि लास्ट से शुरू में लिखेंगे। यानी कि ये 1 और ये 0 और ये फिर 1, फिर ये वाला 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि 1011 है। यहाँ पे देख सकते हैं 1011 है। तो ऐसे ही सारे नंबर्स को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है बहुत, बाइनरी टू और डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये हो गया कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। यदि आपको और क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या कहते हैं सॉल्यूशन चाहिए तो बोलिएगा, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। इसके बाद सिंपल अरिथमेटिक्स इन बाइनरी, यानी कि अरिथमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाइनरी नंबर में भी होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 0 प्लस 0 0 है, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 0 हो गया। जैसा कि आप जानते होंगे बाइनरी में 1 प्लस 1 क्या कहते हैं, डेसिमल में 1 प्लस 1 तो 2 होता है, लेकिन बाइनरी में 2 तो होता नहीं है। 1 2 की जगह पे हमारे पास आ जाता है 1 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही एडिशन दिया हुआ है, 1 प्लस 1 1 0। तो ये हो गया एडिशन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल सिमिलर टू डेसिमल सब्ट्रैक्शन बट व्हेन बोरोइंग सब्ट्रैक्शन 1 फ्रॉम नेक्स्ट हायर प्लेस वैल्यू। तो ये सिंपल अरिथमेटिक इन बाइनरी है। मल्टीप्लिकेशन सिमिलर टू डेसिमल, जैसे डेसिमल में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे बाइनरी में भी करते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर 2। तो तब तक के लिए ओके बाय।